दिल्ली की तरफ जाने वाली एक्सप्रेस ट्रेन ग्वालियर स्टेशन से धीरे धीरे आगे खिसकने लगी। एक 8-10 साल का लड़का हाथ में टूटी हुई झाड़ू लिए कंपार्टमेंट की फर्श का कूड़ा साफ करने लगा। मई की चिलचिलाती धूप और गर्म लू के असहनीय थपेड़े रेल के चलते ही ज्यादा तकलीफदेह होने लगे। ऊँघते जागते बातें करते मुसाफिर भीषण गर्मी को ठेंगा दिखाने के लिए कमर कसे नजर आ रहे थे। बर्थ के नीचे से बीच से सामान और जूते चप्पलें हटा हटा कर वह झाड़ू लगा रहा था। तब तक किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। झाड़ू लगाने के बाद जैसे ही वह याचना भरी आंखों के साथ नन्ही हथेलियां फैलाए मुसाफिरों के सामने जाने लगा, बरबस ही बर्थ पर बैठे लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होने लगा। किसी ने बेमन से उसकी तरफ 1 रुपए का सिक्का उछाल दिया, किसी ने रेलवे विभाग की कामचोरी पर लंबा भाषण दे डाला, तो कोई ऐसे बच्चों के द्वारा जूते चप्पल चुरा लेने की वारदातें सुनाकर सचेत करने लगा। पूरे कंपार्टमेंट से मात्र 8-10 रुपए ही उसकी हथेली में बंद हो सके। धौलपुर पहुंचने तक वह बाथरूम के पास वाले दरवाजे के पास काले मटमैले कपड़ों की जेब से रेज़गारी निकालकर गिनने लगा। बीच बीच में टॉयलेट जाते हुए मुंह हाथ धोते हुए लोगों को भी देख लेता। आज की कमाई पूरे 17 रुपए। वो ललचाई निगाहों से कोल्ड ड्रिंक्स की चुस्कियां लेते हुए बच्चे को देखने लगा, मगर दूसरे ही पल कुछ सोचकर जेब में पड़े पैसों को कसकर मुट्ठी में दबाए हुए ट्रेन से बाहर तेजी से दौड़ते हुए पलाश के दहकते जंगलों को घूरने लगा। लगभग इसी की उम्र का मेरा बेटा, कभी उसे स्कूल से लौटने में देरी हो जाती तो मैं बार बार 4 मंजिला बिल्डिंग की बालकनी पर आकर सड़क पर रुकने वाले वाहनों को देखती रहती। मन में बुरे बुरे ख्याल आते जब तक वह लौट नहीं आता। खुद से कितनी बार लड़ाई करनी पड़ती मुझे अपने आप को समझाने के लिए। कैसी होगी इसकी माँ जिसने नन्ही सी जान को जोखिम में डालकर 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ के लिए भेज दिया। और पिता, छी, धिक्कार है उस पर। अपनी शारीरिक संतुष्टि का जुनून पूरा तो कर लिया, मगर अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ लिया। क्या विपरीत परिस्थितियां इंसान को इतना पत्थर बना देती हैं कि वह अपने दूध मुहे अबोध बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय पेट की आग बुझाने के लिए जीवन की पथरीली ऊबड़ खाबड़ टेढ़ी मेढ़ी अंधेरी राह पर अकेला भटकने के लिए छोड़ दे? नहीं, लेकिन यही सच मेरी आंखों के सामने। गरीब अपनी गरीबी और मजबूरियों का तनाव शायद रात के अंधेरे में शरीर को थका कर निकालते हैं। तभी तो फुटपाथों पर कुत्ते बिल्लियों की तरह इंसानी बच्चे रोते बिलखते भीख मांगते लड़ते झगड़ते नंगे धड़ंगे नजर आते हैं। मैं अपनी छटपटाहट के आवेग को रोक नहीं सकी। जैसी ही मेरी आंखें उसकी आंखों से मिली, मैंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया। उसके भोले चेहरे पर असमंजस के झंझावत उतर आए थे, लेकिन मुस्कुराकर जब मैंने दोबारा उसे बुलाया तो वह बगल में झाड़ू दबाए मेरे सामने आ खड़ा हुआ। निश्चल बचपन की निस्वार्थता और निर्मलता उसके चेहरे से टप टप टपक रही थी। क्या करते हैं आपके मम्मी पापा? मम्मी
कोठियों में बर्तन झाड़ू करती है। अब्बू जूते के कारखाने में काम करते थे। अब उनका इंतकाल हो गया है। ट्रेन की आवाज़ हमारे वार्तालाप में बाधक बनेगी सोचकर मैंने उसकी कमर में हाथ डालकर अपनी तरफ खींच लिया। गंदे कपड़े वाले भिखारी सा दिखने वाले बच्चे को अपने से इतना सटाकर बात करने वाली महिला को बर्थ के आसपास वाले लोग घूरने लगे। जरूर किसी राजनीतिक दल से जुड़ी है या किसी स्वयंसेवी संस्था की सदस्य है। ऐसे ही गरीब बच्चों के नाम पर अपनी दाल रोटी का इंतजाम सरकार से या अमीरों से लेकर करने वाले पूरे देश में अपना जाल बिछाए हुए हैं। समाज सेवा सब चोंचलेबाजी है। अपने घर ले जाकर अपने बच्चों की तरह परवरिश करके दिखाएं, तब तो मान जाएंगे इन ढकोसले बाजों को। बड़े बनते हैं परोपकारी, ढोंगी देशभक्त। देखें कौन सा सौदा करती हैं मेम साहब इस मासूम बच्चे के साथ। अरे खूब जानते हैं हम इन अमीरों की चालाकी। बहला फुसलाकर बड़े बड़े सपने दिखलाकर लालच देकर अपने घर ले जाएंगी, फिर 24 घंटे कोल्हू के बैल की तरह जोते रहेंगी घरेलू कामों में। आसपास के लोगों की व्यंग्यात्मक निगाहों के तीर सहकर भी मैंने गौर से लड़के को देखा। उजली चांदनी सी रंगत, चौड़ा माथा, गहरी हरी आंखों में वेदना का अथाह समंदर, तराशा हुआ चेहरा, पतली सुतवा नाक, माथे पर बिखरे सुनहरे घुंघराले बाल। अगर यही बच्चा किसी खाते पीते घर में पैदा हुआ होता तो माँ रोज बुरी नजर से बचाने के लिए 100 टोटके करती। पिता कलेजे से लगाए रहते। उसकी सलामती और बेहतरी के लिए दान पुण्य और सदके दिए जाते। उसकी एक फरमाइश पर चांद सितारे तोड़कर लाए जाते। सालगिरह पर यादगार जश्न मनाकर रिश्तेदारों और दोस्तों का आशीर्वाद लिया जाता। मगर स्कूल, खेल, मनोरंजन, कंप्यूटर के हकदार इस बच्चे को मजबूरियों का कटोरा थमाकर त्रासदी भरे पीड़ादायक भविष्य का हमराही बनते देखकर कितने कलेजों में टीस उठी होगी। भूख, गरीबी, अभाव, यातना, अपराध, कुंठा के गर्त में जाते इन बच्चों को देखकर कितनी आंखें पनीली हुई होंगी। बच्चे की खामोशी मुझे सरकार के द्वारा बनाई गई बाल श्रमिकों के लिए ढेरों योजनाएं और करोड़ों के आवंटन का मजाक उड़ाती सी लगी। क्या नाम है आपका? दिलशाद सामने से खुले कमीज को मुट्ठी से बंद करता हुआ बोला। कहाँ रहते हो? आगरा। अब्बू का इंतकाल कब हुआ? 2 साल पहले। सुनकर मैं स्तब्ध रह गई, लेकिन बच्चा वैसे ही निर्विकार भाव से खड़ा रहा, जैसे कह रहा हो, बदनसीबी तो हमारी किस्मत में लिखी है, फिर उसके लिए शिकायत किससे? कैसे हो गई उनकी मौत? जिज्ञासावश मैंने पूछा। हिंदू मुसलमान दंगा हो गया था ना, तो रात को दंगाइयों ने झोपड़पट्टी में आग लगा दी थी। अब्बू बीमार थे ना, चल फिर नहीं सकते थे। अम्मी हमें नींद से उठाकर झाड़ियों में छिपते छिपाते बाहर निकल आई थीं, मगर अब्बू जिंदा जल गए। निर्विकार चेहरा, आंखों में पिघलते आंसू। ये तो
होना ही था। गले में धर्मनिरपेक्षता का तावीज लटकाकर चलने वाले लोकतांत्रिक देश में। कुछ दिन मामू के पास रहे, फिर पता नहीं क्या हुआ, अम्मी हम तीनों भाई बहनों को राजा की मंडी स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सोता हुआ छोड़कर अल्लाह जाने कहां चली गईं। चेहरे पर कोई रोष नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं। कितनी सहजता से ढो रहा है ये बच्चा अपने दुर्भाग्य को। तुम्हारे भाई बहन कितने बड़े हैं? मेरी आवाज में कंपन था। दोनों मुझसे छोटे हैं। हाथ को अपनी कमर से नीचे करके बोला, एक इतना बड़ा भाई, एक इतनी बड़ी बहन। जब आप बाहर आ जाते हैं तो वो दोनों किसके पास रहते हैं और दिन भर क्या करते हैं? छोटा भाई शमशाद तो चाय वाली की दुकान पर कप बसी धोता है, ग्राहकों को चाय देता है। और छोटी बहन, वो किसके पास रहती है? कौन उसकी देखभाल करता है? मेरे मन पर असह्य वेदना की घनघोर घटाएं उमड़ने घुमड़ने लगीं। और कौन करेगा देखभाल? स्टेशन चौक पर वो बड़े पकौड़ों वाली अम्मा ठेला लगाती है ना, वही चाय बिस्किट खिला देती है। कहते हुए वह कभी सर खुजलाने लगता, कभी बगलें खुजलाने लगता। देखकर लगा जैसे महीनों से वह नहाया नहीं है, न तो तेल लगाया है, न ही बालों में कंघी की है। पेट की आग इन सब के लिए फुर्सत कहाँ देती है। आपका घर कहाँ है? घर? वो फिस से हंस देता है। पीले दांत और गंदे मसूड़े कई दिनों से साफ न किए जाने की चुगली खा जाते हैं। उसकी हंसी देखकर लगा जैसे मैंने पूछ लिया हो, शाहजहां के बाद ताजमहल में कौन कौन रहता है? घर? काय का घर? वो स्टेशन पर एक रेलगाड़ी के 4 पुराने डिब्बे खड़े हैं ना, उसी में रात को सो जाते हैं हम लोग। परियों के देश जाकर खेलने की मीठी कल्पना इन मासूम बच्चों की पलकों में भी पली जरूर होगी। यमुना के किनारे रेत के घर बनाकर खेलने का सपना भी देखा होगा। लेकिन बेसहारा बचपन, पेट की आग शांत करने के लिए, एक एक रोटी के निवाले के लिए कितना कठोर परिश्रम करके मच्छरों भरे रेल के डिब्बे की गद्दी उखड़ी सीट पर जब सोते होंगे ये जीवट बच्चे, तो जीवन के विषम रेगिस्तान में उगी नागफनी के डर से मधुर सपने भी पास तक नहीं फटकते होंगे। रेल के डिब्बों में झाड़ू लगाकर कितने पैसे मिल जाते हैं आपको? उसमें तीनों भाई बहन का गुजारा हो जाता है? मैंने पूछा। दिन भर में 30-35 रुपये मिल जाते हैं। रात को होटल में खाना खा लेते हैं हम लोग। फिर दिन भर, दिन में नल से पानी पीकर गुजारा कर लेते हैं। ठंडी सांस भरकर बोला वह। दिन में खाली पेट अतड़ियां गड़गड़ाकर ऐंठती तो होंगी,
मगर भीख मांगने और चोरी करने से तो बेहतर है मेहनत की कमाई से एक वक्त की ही रोटी खा लो। दिलशाद को उसकी अम्मी अक्सर समझाया करती थी। ट्रेन में आते जाते डर नहीं लगता? डर? ट्रेन तो अपना घर है। दिन में इसी में रहना, रात को रेल के डिब्बे में सोना, डर काहे का? हाँ, कभी कभी टीटी अच्छे मिलते हैं, कभी कभी एकदम खड़ूस। कोई कहता है बिना टिकट चढ़ता है, अंदर करवा दूंगा। और कोई कहता है साले दरवाजे पर बैठता है, कभी चलती ट्रेन से गिर गया तो हमारी नौकरी चली जाएगी। लेकिन ये पुलिस वाले बहुत तंग करते हैं। अब वह मुझसे धीरे धीरे खुलने लगा था। हफ्ता मांगते हैं मुझसे। पुलिस व्यवस्था की एक नई कड़ी से जोड़ा मुझको दिलशाद ने। दिलशाद, आगरा में तो बहुत ठंड पड़ती है ना? फिर आप लोग बिना गर्म कपड़ों के कैसे रहते होंगे? मैंने चिंता जतलाई। 2 साल पहले स्टेशन पर हम तीनों भाई बहन एक दिन ठंड से कांप रहे थे तो एक अंग्रेज साहब ने अपना ओवरकोट ही हमें उड़ा दिया। तभी से उसको रजाई बनाकर ओढ़ते हैं हम लोग। बहुत गर्म है वो कोट। आंखें घुमाकर वह बोला। आजादी के 70 साल के बाद भी देश के गरीबों के बच्चे दया, भीख और मेहरबानियों के सहारे ही जिंदा रहेंगे क्या? कैसी है यह व्यवस्था? कब पटेगी अमीरी गरीबी के बीच की खाई? कब मिलेगा सबको बराबरी का हक और समान दर्जा? और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा? बचपन की त्रासदी जब युवावस्था का आक्रोश बनती है तो जन्म लेती है अपराध की कहानी। क्या कोई राजनेता, कोई स्वयंसेवी संस्था इतने कर्मठ और सजग नहीं कि ऐसे गरीब अनाथ बच्चों को बाल कल्याण केंद्र या किसी अनाथालय में रखकर उन्हें जीवन दे सके? व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर पैरों के नीचे ठोस जमीन स्वावलंबन की दे सके? कहां, किसको फुर्सत है इतनी कि अपने दुखों परेशानियों से उबरकर कभी अपने से कमजोर दूसरे लोगों की जरूरतों को समझे, उन्हें सहारा दे सके? बेहाल दर बदर फिरते बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए कोई नई दिशा दे सके? धौलपुर आने वाला है, दिलशाद ने जानकारी दी। थोड़ी देर बाद ये बच्चा मुझसे बिछुड़ जाएगा। क्या दिलशाद और उसके मासूम भाई बहन की विडंबना सिर्फ कागजों पर उतरने के लिए, फिल्म के पर्दे पर दिखाकर कुछ देर के लिए लोगों की भावनाओं को झकझोरने तक ही सीमित रह जाएगी? क्या मेरा कोई फर्ज नहीं कि इन्हें दुर्भाग्य के दलदल से निकालकर मेहनत कशी की साफ सुथरी जमीन दे सकूं, जिसमें लहलहाएगी शांति, आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास की फसल? ये बेगुनाह बच्चे भूख, प्यास, मौसम की मार
और ममता से वंचित किस गुनाह की सजा पा रहे हैं? अनचाही मुराद बनकर ही रह जाएंगे क्या ये जिंदगी भर? स्कूल जाने का दिल चाहता है दिलशाद? मैंने उंगलियों से माथे पर झूलती उसकी घुंघराली लटों को संवारते हुए पूछा। हाँ, बहुत जी चाहता है, मगर स्कूल जाने से पैसा थोड़ी मिलेगा तीनों को खाने के लिए, उल्टे और पैसा लगेगा ना। कॉपी किताब और वो क्या कहते हैं, वो ड्रेस और वो किताबों के थैले के लिए। चाय वाली अम्मा बतला रही थी, उसका नाती पढ़ता है ना स्कूल में। कभी कभी शाम को मैं भी उसकी किताब से फोटो देखता हूं और वो मुझे पढ़ाता भी है गिल्ली डंडा खेलने के बाद। क्या पढ़ाता है? उसकी भूली बातें सुनकर मुझे हंसी आ गई। वो क्या कहते हैं, वो फिर गंदे नाखूनों से सिर खुजलाने लगा और कुछ याद करके बोला। वो क्या कहते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, और उसने गिनती भी सिखलाई है। पढ़ने की बात पर दिलशाद की आवाज खनकने लगी थी। अच्छा ये बताओ, अगर कोई आपके लिए खाने का इंतजाम कर दे और फिर पढ़ने के लिए स्कूल भेजे, तब तो आप पढ़ेंगे ना? हाँ हाँ, मैं जरूर पढ़ूंगा और पढ़कर खूब पैसा कमाऊंगा और एक बड़ा सा बंगला खरीदूंगा। हसरतें आंखों में तैरने लगी। बंगला क्या करोगे? फ्लैट से काम नहीं चलेगा क्या? मैंने मजाक किया। उसने झटके से सिर नकारात्मक भाव से हिला दिया। बंगले में अपने जैसे गरीब बिना माँ बाप के बच्चों को रखकर पढ़ाऊंगा? इतनी छोटी सी उम्र मगर इतना ऊंचा संकल्प सुनकर मुझे सुखद आश्चर्य हुआ। आगरा स्टेशन पर गाड़ी रुकी। दिलशाद गाड़ी से कूदकर उछलता हुआ प्लेटफॉर्म के एक टी स्टॉल पर जाकर रुक गया, जहां उसका छोटा भाई और बहन इंतजार कर रहे थे। बच्चों का तरसता बचपन, जिस पर वक्त का जंग धीरे धीरे लगता जा रहा था, क्या हमेशा के लिए अस्तित्वहीन हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं। मैंने घर पहुंचते ही सबसे पहले बाल कल्याण केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी को दिलशाद के बारे में बतलाकर अपना संकल्प बतलाया। 1 हफ्ते के बाद फोन पर उनका सकारात्मक उत्तर आ गया और दूसरे हफ्ते मैं दिलशाद और उसके दोनों छोटे भाई बहन की उंगली थामे अपने शहर के बाल कल्याण केंद्र के दरवाजे पर खड़ी थी।